हाय एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय चैनल नूतन ऑनलाइन स्टडी। आज हम अपनी इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं हेरिडिटी और एनवायरनमेंट, हिंदी में जिसे कहते हैं वंशानुक्रम और वातावरण। चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप का बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 16 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए आपको क्वेश्चन ज़रूर आता है, हर एक क्वेश्चन पेपर में इससे क्वेश्चन आए हैं। अब जो हेरिडिटी और एनवायरनमेंट है ये बेसिकली है क्या, और इसका मीनिंग जानेंगे, कुछ डेफिनेशंस देख लेंगे, एस्पेक्ट्स देख लेंगे, हम लोग मैकेनिज्म देख लेंगे। और ठीक है, और हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का एक चाइल्ड के ऊपर क्या, उसके डेवलपमेंट के ऊपर क्या असर होता है या वो कितना इम्पोर्टेंस होता है, वो आज हम इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और संडे को मैं लाइव आने वाली हूँ, तो आप जो है लाइव सेशन को ज़रूर ज्वाइन कीजिए। ठीक है, हर संडे को लाइव होगा। ठीक है, तो आज इस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो अगर आपके पास टाइम है तो ही आप ये वीडियो देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो जो है इंटरेस्टिंग भी है एज वेल एज अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो आपको अपना बुक खोल के देखने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। आपको एक ही ये जो सारा कॉन्सेप्ट है एक ही बार में समझ में आ जाएगा। और दूसरी बात, ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 भी आएगा जिसमें हम आगे जो एनवायरनमेंट के बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग देख लेते हैं कि हेरिडिटी और एनवायरनमेंट इसका क्या इंपॉर्टेंस है एक चाइल्ड के डेवलपमेंट के लिए। तो सबसे पहली बात, तो हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल जो है प्ले करते हैं एक चाइल्ड के डेवलपमेंट के लिए। और ये जो दोनों फैक्टर्स हैं, यही दोनों फैक्टर बच्चे की जो है बिहेवियर को बिल्डअप करते हैं। जैसा व्यवहार, जैसा वातावरण होगा, जैसा वातावरण बच्चे को मिलेगा, वैसे ही बच्चा क्या होगा, डेवलप होगा। और दूसरी बात कि इनहेरिटेंस, कुछ इनहेरिटेंस भी होता है। ठीक है, जैसे कि अब पेरेंट्स के ऊपर भी बच्चे जाते हैं, पेरेंट्स के ऊपर भी, पेरेंट्स की क्वालिटीज़ भी बच्चों को मिलती है। तो इस तरीके से क्या होता है, वातावरण का, घर का वातावरण, समाज का वातावरण और साथ ही इनहेरिटेंस, इन दोनों का भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है बच्चे के व्यवहार के लिए, बच्चे के आगे डेवलपमेंट के लिए। अब हम लोग देख लेते हैं मीनिंग क्या होता है हेरिडिटी का। तो जो हेरिडिटी है इसे हम इनहेरिटेंस भी कह सकते हैं। इनहेरिटेंस यानी आपने देखा होगा कि जैसे जो बच्चे होते हैं वो क्या है, अपने पेरेंट्स के जैसे ही आपको दिखेंगे। उनकी जो क्वालिटीज़ होगी वो या तो उनके एंसेस्टर्स, या तो जैसे हम कहते हैं पूर्वज, या तो उनके पेरेंट्स के ऊपर ही होगी। ठीक है, जैसे पेरेंट्स होते हैं उनके बच्चे के अंदर भी वही क्वालिटीज़ होती है, तो इसे ही कहते हैं इनहेरिटेंस। ठीक है, तो ये बायोलॉजिकल प्रोसेस है और इसमें जो होते हैं जेनेटिक्स जो होते हैं वो ट्रांसफ़र की जाती है बाय द पेरेंट्स टू द चिल्ड्रन। जैसे जैसे पेरेंट्स होंगे, जो क्वालिटीज़ उनके अंदर होगी वही क्वालिटीज़ सेम उनके जो है चिल्ड्रन को भी मिलेगी। यहाँ पे अगर बातें करें डेफिनेशन की, डेफिनेशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है। डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप अगर लॉन्ग आंसर लिख रहे हैं 16 मार्क्स का, वहाँ पे आप याद रखिए, ध्यान रखिएगा कि आपको मोस्टली यानी मिनिमम आपको 4 तो डेफिनेशन लिखनी ही चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो है सभी लोगों ने एक ही शब्दों में क्या कहा है कि हेरिडिटी क्या है, कि पेरेंट्स के द्वारा बच्चे को क्या देना, अपनी कुछ क्वालिटीज़ बाय द इनहेरिटेंस, यानी कि जैसे आप पेरेंट्स देखेंगे बच्चे भी वैसे ही होंगे। ठीक है, एक जो गुण है बच्चे में वो किससे आते हैं, उनके पेरेंट्स से आते हैं। आपने देखा होगा जैसे पेरेंट्स, अगर पेरेंट्स जो हैं लंबे हैं, अगर हाइट वाइज उनकी लंबी है, तो उनके वो जो ही सेम क्वालिटी उनके बच्चों को भी मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर बातें करें तो बी एन झा क्या कहते हैं, बी एन झा कहते हैं कि जो हेरिडिटी है ये क्या है, इस सम टोटल ऑफ इनबॉर्न इंडिविजुअल ट्रेट्स। तो बी एन झा क्या कहते हैं कि जो हेरिडिटी है ये बेसिकली क्या है, कि जो पेरेंट्स के जो ट्रेट्स हैं, बिहेवियर है, वो क्या होते हैं, अपने चिल्ड्रन को ट्रांसफ़र होते हैं। ठीक है, आगे आप यहाँ पे देख सकते हैं रूथ बेनेडिक्ट क्या कहते हैं कि हेरिडिटी इज़ द ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेट्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, यानी पेरेंट्स के द्वारा जो उनके ट्रेट्स हैं, जो बिहेवियर हैं। तो जो रूथ बेनेडिक्ट कहते हैं कि जो हेरिडिटी है बेसिकली क्या है, कि पेरेंट्स के द्वारा जो उनकी ट्रेट्स है, जो बिहेवियर है, वो चिल्ड्रन को मिलता है, अनुवांशिक। ठीक है, जैसे पेरेंट्स होंगे वैसे ही जो ट्रेट्स है, जो बिहेवियर है, जैसे पेरेंट्स का होगा वैसे ही
उनके बच्चे का भी होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं कुछ डेफिनेशंस इसके। और यहाँ पे आप देख सकते हैं और भी डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू H.A. पीटरसन, ठीक है, और अकॉर्डिंग टू O.B. डोगलस। इन लोग क्या कहते हैं आप देख सकते हैं। इस तरीके से आपको डेफिनेशन यूज़ करना है, 3-4 इनफ होते हैं, ठीक है। और जितने भी हैं ये सभी क्या है, इनकी सबकी भाषा जो है एक ही है। हेरिडिटी के लिए इन सभी का डेफिनेशन एक ही है, थोड़ा सा बस घुमा फिरा के इन्होंने कहा है। आगे अगर बातें करें एस्पेक्ट्स की, तो बेसिकली आप देखेंगे कि 2 इसके एस्पेक्ट्स होते हैं हेरिडिटी के, फिजिकल एस्पेक्ट और साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स। फिजिकल एस्पेक्ट्स में वो सभी आते हैं जिसको हम अपने आंखों के द्वारा देख सकते हैं, ठीक है। फिजिकल अपीयरेंस, जैसे कि अगर जो पेरेंट्स जैसे दिखते हैं, दिखने में जैसे हैं, तो वैसे ही जो उनके चिल्ड्रन भी होंगे, ठीक है। अगर पेरेंट्स जो हैं वो क्या है, उनके जो हेयर हैं वैसे जो हेयर या तो उनकी जो हाइट है, हेल्थ है, वो भी क्या होगी, अपने उनके बच्चे की भी हाइट वैसी है, हेल्थ वैसी होती है, ठीक है। तो इसके अंडर क्या आता है कि वो सभी ट्रेड्स, वो सभी गुण, वो सभी क्वालिटी जो हम देख सकते हैं, फिजिकल अपीयरेंस जिसे हम कह सकते हैं। जैसे पेरेंट्स दिखते हैं, लंबे हैं, चौड़े हैं, जैसे भी हैं, तो वो सभी क्वालिटी क्या है, उनके चिल्ड्रन को भी वही क्वालिटी मिलती है। तो इसके अंदर अगर बातें करें तो जैसे आँखों का कलर, हाइट, स्किन कलर, हेयर, अपीयरेंस, बॉडी स्ट्रक्चर, एवरीथिंग, ठीक है। अगर बातें करें साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स की, तो इसके अंदर इंटेलिजेंस आता है। अगर पेरेंट्स बहुत इंटेलिजेंट है तो उनके बच्चे भी इंटेलिजेंट होंगे। अगर जो पेरेंट्स हैं वो इंटेलिजेंट नहीं है, उनके या तो जिसे हम कह सकते हैं मतिमंद हैं, तो उनके बच्चे भी वैसे ही होंगे, ठीक है। मेंटल कैपेबिलिटीज सब कुछ इसके अंदर आता है, ठीक है। तो ये 2 एस्पेक्ट्स होते हैं हेरिडिटी के। अब अगर बातें करें कि प्रोसेस ऑफ हेरिडिटी, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे फीमेल और मेल का यहाँ पे देख सकते हैं ओवम क्या है 26 यहाँ पे क्रोमोसोम होते हैं, और स्पर्म 23 क्रोमोसोम, ओवम और स्पर्म में भी 23 क्रोमोसोम। तो इन सब का जो टोटल मिला के 46 से क्या है, ये ज़ायगोट यानी जो बच्चे का डेवलपमेंट होता है, ठीक है। तो ये जो क्वालिटीज़ है, जो ट्रेट्स हैं, वो बच्चे को फीमेल से भी मिलेगी और मतलब मदर से भी मिलेगी और फादर से भी मिलेगी, ठीक है। अब बातें करें प्रिंसिपल्स की, जिसे अगर आपको मैकेनिज़म्स भी अगर पूछा जाता है कि मैकेनिज़म्स ऑफ हेरिडिटी, तो यही इसका होगा। या तो अगर पूछा जाता है लॉ ऑफ हेरिडिटी, तो उसका भी आंसर यही होगा। प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी, तो भी आपको यही जो है प्रिंसिपल सारे बताने होंगे, मेंशन करने होंगे। सबसे फर्स्ट तो है, आपको ये बात ध्यान में रखना है कि आपको ये टोटल रटने की ज़रूरत नहीं है, आपको समझने की ज़रूरत है। अगर आप समझ जाते हैं तो क्या होगा, आप उसको अपने शब्दों में लिख सकेंगे, ठीक है। सबसे पहले अगर हम बातें करें लॉ ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्म, यह सिद्धांत या तो यह लॉ क्या कहता है कि जो एक सीड सेल होता है जिससे एक बच्चे का जन्म होता है, वो कभी भी डिस्ट्रॉय या वो कभी भी नष्ट नहीं होता है, ठीक है। वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन को पास होता रहता है, यानी उसका कभी भी समाप्ति नहीं होती, किसकी, सीड सेल की। अब यहाँ पे अगर हम बातें करें ऑगस्ट विस्मैन क्या कहते हैं कि जो सीड सेल होता है इज टू प्रोड्यूस ओनली प्रोडक्टिव सेल, तो वो क्या करता है, प्रोड्यूस केवल प्रोडक्टिव सेल प्रोड्यूस करता है, और जो कि क्या होता है, जनरेशन टू जनरेशन क्या होती है, कंटिन्यू ट्रांसफ़र की जाती है बाय द पेरेंट्स टू द चिल्ड्रन, ठीक है। जो सीड सेल होती है उसका फंक्शन क्या है, उसका रोल क्या है कि यहाँ पे हमने देखा कि कि प्रोडक्टिव सेल को प्रोड्यूस करना, जो कि जो भी ट्रेड्स हैं, बिहेवियर हैं, उसको पास ऑन करते रहे जनरेशन टू जनरेशन। तो इस तरीके से इनका क्या मानना है कि जो सीड सेल है वो क्या है, तो वो ख़त्म नहीं होती, नष्ट नहीं होती है, ठीक है। उसको क्रिटिसाइज़ भी किया गया, इस जो लॉ को है क्रिटिसाइज़ भी किया गया था। तो जितने भी लॉ हैं वो सभी को क्रिटिसाइज़ किया गया था। अब अगर बातें करें लॉ ऑफ रिसेम्बलेंस यानी समानता का नियम, इसको भी आपको समझना है। क्या समझना है, केवल कि यह सिद्धांत यह कहता है कि जैसे पेरेंट्स होंगे बच्चे भी वैसे ही होंगे, ठीक है। जैसे कि अगर पेरेंट्स अपीयरेंस वाइज जैसे होंगे बच्चे भी वैसे ही होंगे। इंटेलिजेंट अगर पेरेंट्स हैं तो बच्चे भी इंटेलिजेंट होंगे।
अगर पेरेंट्स मेंटली रिटार्डेड हैं तो बच्चे के अंदर भी वो जो गुण है, क्वालिटी है, जो भी है वो बच्चे के अंदर भी आएगा। ठीक है, डल पेरेंट्स के बच्चे भी कैसे होंगे? डल होंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से मेंटल कैपेबिलिटीज़, मेंटल कैपेसिटीज़ जैसे पेरेंट्स का होगा वैसे बच्चे का भी होगा, और अपीयरेंस वाइज भी जैसे पेरेंट्स दिखते हैं लुक वाइज वैसे ही बच्चे भी होंगे, समान होंगे। समानता का नियम यही कहता है। ठीक है, इसको भी क्रिटिसाइज़ किया गया था। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं, क्योंकि आपने क्या किया है, कई बार देखा होगा कि जैसे पेरेंट्स हैं तो जो उसके जो उनके जो चिल्ड्रन हैं वो टोटली अपोजिट हो सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इससे भी क्रिटिसाइज किया गया था। थर्ड है लॉ ऑफ वेरिएशन, यह है भिन्नता का नियम। तो ये टोटली अपोजिट है लॉ ऑफ रिजेम्बलेंस का, टोटली अपोजिट ये है। यह क्या कहता है कि जो चिल्ड्रन है वो अपने पेरेंट्स जैसे एग्जैक्टली नहीं हो सकते, उनके कुछ अलग अलग फीचर्स होंगे। क्योंकि कई बार आपने देखा होगा कि जो पेरेंट्स हैं, उनके जो चिल्ड्रन हैं, उनके जो बच्चे हैं, वो उनके जैसे दिखते तो हैं, लेकिन पूरी तरीके से कोई भी चिल्ड्रन है वो अपने पेरेंट्स के ऊपर नहीं जाता है। कुछ ना कुछ उनके जो फीचर्स हैं वो थोड़े से भिन्न होंगे। ठीक है, आगे देखें, फोर्थ है लॉ ऑफ रिग्रेशन। लॉ ऑफ रिग्रेशन क्या कहता है? इसको तो हिंदी में कहते हैं प्रत्यागम का नियम। यह क्या कहता है कि यह नियम कहता है कि जो चाइल्ड है उसकी जो क्वालिटी होगी वो अपने पेरेंट्स के ऑपोजिट होगी। ठीक है, यहाँ पे अगर बातें करें, सोरेनसन क्या कहते हैं कि जो जैसे कि अगर पेरेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा ब्राइट है तो हो सकता है कि जो उनके चिल्ड्रन हैं वो लेस ब्राइट हो, या तो अगर जो पेरेंट्स है वो इन्फीरियर है, या तो हम जिसे कह सकते हैं जो उनकी मेंटल कैपेसिटीज़ है वो कम है, तो हो सकता है कि जो बच्चे हैं उनकी कैपेसिटीज़ उनसे भी कम हो। ठीक है, तो इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न क्या है कि बच्चे यहाँ पे ऑपोजिट है पेरेंट्स से? क्योंकि जैसे जो मेल है या फीमेल है, ठीक है, इन दोनों के जो आगे जो बच्चे होंगे इसमें से हो सकता है कि दोनों पेरेंट्स में से कोई, जैसे कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये मेल या फीमेल, हो सकता है कि मेल और फीमेल, ठीक है, तो ये हो सकता है इंटेलिजेंस वाइज ज़्यादा हो, ये थोड़े से कम हो। ठीक है, तो इसका भी असर बच्चे पे पड़ सकता है। अगर दोनों इंटेलिजेंट है तो उनका बच्चा जो है वो इंटेलिजेंट होगा, लेकिन अगर दोनों में से किसी का कम है या किसी का ज़्यादा है, कोई ज़्यादा पावरफुल जीन है, कोई कम पावरफुल जीन है, तो इस तरीके से क्या होगा, जो बच्चे के भी पर उसका असर पड़ता है। ठीक है, वन ऑफ पेरेंट जीन इज़ लेस एंड वन इज़ पावरफुल। एक जीन कम लेस हो, मतलब कम पावरफुल हो, और एक ज़्यादा पावरफुल हो, तो ऐसे में क्या होता है कि बच्चे में भी थोड़ा बहुत क्या होगा कि डिफरेंस मिलेगा। ठीक है, पेरेंट हैज़ मोर पावरफुल जीन्स और मोर इन्फीरियर जीन्स देन एनी ऑफ देयर एंसेस्टर। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जितने भी जो पूर्वज हैं उनके, उसके कंपैरिजन में जो पेरेंट्स हैं, एक बच्चे के जो पेरेंट्स हैं, ठीक है, वो दोनों अपने जो एंसेस्टर्स, अपने जो पूर्वज हैं, उनके कंपैरिजन में ज़्यादा पावरफुल या कम पावरफुल होंगे, तो उसका भी असर उनके बच्चे पर पड़ता है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या ये सिद्धांत कहता है कि क्या है, ज़रूरी नहीं है कि अगर जो पेरेंट्स हैं अगर वो ज़्यादा ब्राइट हैं, तो हो सकता है कि उनकी जो चाइल्ड है वो कम ब्राइट हो। यानी कहने का मतलब ये है कि ज़रूरी नहीं है कि जैसा पेरेंट्स हैं वैसे ही उनके बच्चे भी एग्जैक्टली हों। अच्छा, लास्ट जो है इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड ट्रेट्स, ये क्या कहता है कि एक्वायर्ड ट्रेट्स यानी कि जो समय के साथ किसी ने जो समय के साथ प्राप्त किया गया क्वालिटीज़, ठीक है, जो अनुवांशिक ना मिला हो, जो समय के साथ मिला हुआ गुण या क्वालिटीज़ हो, ज़रूरी नहीं कि वो सेम क्वालिटीज़ उनके बच्चों में भी आए। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बातें करें कि यहाँ पे अगर पेरेंट्स हैं, ठीक है, उन्होंने कोई एक ऐसी क्वालिटीज़ जो उन्होंने अर्जित की है, जो उन्होंने कमाई है, या जो उन्होंने खुद एक, जिसे हम कहते हैं ना कि कोई ट्रेड्स है तो क्वालिटीज़ जिसको हम खुद एक अर्जित करते हैं, तो ज़रूरी नहीं कि वो सेम क्वालिटीज़ उनके बच्चे को भी प्राप्त हो। ठीक है, तो एक्वायर्ड ट्रेड्स यानी कि अधिग्रहित, जो पेरेंट्स ने खुद अपने बल पर जो क्वालिटीज़ को, या तो जो स्किल्स जिसे हम कह सकते हैं, को एक्वायर किया है, को प्राप्त किया है,
वो चीज़, वो सेम क्वालिटीज़ उनके बच्चों को मिले, ये पॉसिबल नहीं है। क्योंकि वो क्वालिटीज़ उन्होंने खुद क्या की है, अधिग्रहित की है, कमाई है। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इसको आपको क्या करना है, अपने शब्दों में आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा आज का वीडियो पार्ट 1। पार्ट 2 में हम देखेंगे एनवायरनमेंट, और फिर उसके बाद हम देखेंगे कि दोनों का भी, यानी एनवायरनमेंट और हेरिडिटी, इन दोनों का भी एक बच्चे के डेवलपमेंट में क्या इम्पॉर्टेंट जो उसका रोल है। ठीक है, तो अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछना है मुझे कमेंट सेक्शन, और अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछना है आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।